मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने आज रिव्यू मीटिंग की और मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और काबीना सेक्रेटरी शामिल हुए। साथ ही मुल्क में कोरोना वैक्सीन और ज़ाब्तों पर भी बातचीत हुई। वज़ीर के मुल्क में कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का दायरा भी तेज तर होता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए मरकज और रियासत कोशिशें कर रही हैं। कोरोना के साथ साथ अब ओमिक्रॉन भी पांव पसारने लगा है। महाराष्ट्र के दीगर अजला की तरह अमरावती में भी आज 100 कोरोना केसेस पाए गए। लोगों में दहशत का माहौल है। आज अमरावती जिले में 100 कोरोना मरीज मिलने पर रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाया रहा। अमरावती रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से मुल्क के कई शहरों के लिए ट्रेनें चलाई जाती हैं। वहां आज कोरोना के बढ़ते मरीजों के सबब रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खाली नजर आया। रफ्ता रफ्ता कोरोना एक बार फिर जो है महाराष्ट्र में अपने पांव पसारने लगा है। यही वजह है कि दिन ब दिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और जिसका असर अब दिखने को भी लगा है। अभी हम अमरावती के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त जो है लोगों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन कोरोना और ओमिक्रॉन जैसे जो है इस पर साया साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। अकोला जिला इंतजामिया ने भी खुसूसी हिदायत जारी की है, जिसमें सबसे पहले नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। स्विमिंग पूल, जिम और स्पोर्ट्स क्लब वगैरह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि सिनेमा थिएटर में 50% से ज्यादा अफराद को एंट्री नहीं है। इसके बाद रात शादी में भी 50 अफराद से ज्यादा मेहमानों को मदु करने की इजाजत नहीं है। इन 50 अफराद में शादी घर के लोग भी शामिल रहेंगे। मैयत में भी 20 से ज्यादा अफराद शामिल नहीं हो पाएंगे। बाजार, मार्केट और दीगर अवामी मकामात पर दूरियां बनाए रखना बेहद जरूरी है। गाजियाबाद कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमों के कब्जे से चोरी की 21 मोटरसाइकिलें बरामद की। इन मोटरसाइकिल को ये गिरोह ऑनलाइन OLX पर बेचा करते थे। वेबसाइट पर बेचने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। कितने आरोपी पकड़े गए और क्या क्या बरामदगी हुई है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो OLX पे गाड़ी नंबर और उसका डिटेल डाल करके OLX के माध्यम से गाड़ी बेचते थे। जब 2-3 शिकायतें ऐसी मिली थाने पर, तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई और इनको 2 को पकड़ा गया है। 2 शातिर अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसमें एक है अनस, जो चोरी की गाड़ियां इन लोगों को प्रोवाइड कराता था। दूसरा है रमन सरकार, जो RTO का दलाल है करोल बाग में, और ये इनको फर्जी RC दिलवाता था इन गाड़ियों का। 21 गाड़ियां हम लोगों ने बरामद की हैं इनसे। इसमें 4 गाड़ियां अभी कनेक्ट हो गई हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की है। अचानक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर असीम अरुण को लखनऊ बुलाया था। असीम अरुण कन्नौज के रहने वाले हैं। असीम अरुण 1994 बैच के IPS हैं। 1994 बैच के IPS अधिकारी असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौजूदा समय में वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन कल अचानक उन्होंने VRS लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन्हीं के कानपुर के बंगले के बाहर, जहां पर असीम अरुण रहते थे, और उन्होंने कल अचानक जिस तरह से एक पोस्ट जारी की और उसमें कहा कि योगी जी के कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और सूत्रों की माने तो वो कन्नौज के तिरवा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर रियासती हुकूमत ने हर साल लगने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। हुकूमत के इस फैसले को लेकर नुमाइश में स्टॉल्स लगाने वालों में बेचैनी देखी जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ताजिर नुमाइश में स्टॉल्स लगाते हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट और रहने खाने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है। ताजिरों ने नुमाइश को बंद करने के फैसले की सख्त मुखालफत की। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से उन्हें बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। ताजिरों ने कोरोना गाइडलाइंस को नजर में रखते हुए 50% अफराद के साथ नुमाइश को शुरू करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ताजिरों का कहना है कि रियासत भर में सियासी और मजहबी जलसा और तकारीब चल रहे हैं, तो फिर नुमाइश को क्यों बंद रखा जा रहा है।
ये एग्जीबिशन का जो प्लानिंग जो पहले से करे हैं, अगर आप हुकूमत अगर चाहती तो नहीं कर सकती थी इसको, जनवरी के बदले मार्च अप्रैल से स्टार्ट कर सकती थी। देख के हालात उनको बिफोर करके वो लोगों से पूरा एडवांस लेके करके उनका पूरा साजो सामान के साथ वो लोग आके यहाँ पर उतर गए। उसके बाद से दुनिया का लॉस होगा करोड़ों में लोगों का। अब इसके ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है, ना सोसाइटी है यहाँ की एग्जीबिशन की, ना तो हुकूमत है। अब ये लोग क्या करेंगे? एक रास्ता निकाल सकते चाहे तो। यहाँ पर जो कैपेसिटी है इस ग्राउंड की कम से कम मैं समझता हूँ 1 लाख आदमी की है, लेकिन एक 10 हज़ार का बैच भी छोड़े 2 घंटे के वास्ते तो काफ़ी है। पब्लिक शॉपिंग करती देखती 2 घंटे से ज़्यादा नहीं फिरती पैदल। 2 घंटे के लिए छोड़ना लोगों को, फिर बाहर निकालिए लोग, फिर दूसरा ग्रुप छोड़ो। पहले हुकूमत ये बोलना था भाई एग्जीबिशन नहीं लगा रहे बोल के बोला था, कोई लगाए नहीं, और लगाए बाद में डेकोरेशन के पैसे हर चीज़ के पैसे पूरा लॉस में हो गया हमारा। और क्या आए थे एग्जीबिशन में हम पैसा लगा के कोई पानी की सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं है सर्विस, पीने का पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली हम परदेसी से आए हैं उतनी दूर से कश्मीरियाँ, और हमारा फ्रूट ज़्यादा रखे तो फ्रूट भी ख़राब हो जा रहा। हमारा कम से कम 2 लाख का लॉस हो गया खाली डेकोरेशन में हमारा। खाली हम डेकोरेशन हर चीज़ वैसे बुला के हमारे ओपनिंग करा के हर चीज़ करा के हमारा नुकसान कर दिए। आप लोग मज़े में रहेंगे, हम नुकसान गए, गरीब मरेंगे आप बोल के। तो हम लोग का स्टॉल लगा इधर, जिसमें 1 दिन कारोबार हुआ, और उसके बाद में फिर 2 दिन के बाद तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई 10 तारीख तक हम सस्पेंड कर रहे हैं। फिर बाद में 2 दिन के बाद फिर ये बता दिया कि भाई टोटली सस्पेंड हो गया। अब हम लाखों का माल ला के रखे हुए हैं, इनके भरोसे पे अब नुकसान तो हमारा बहुत कुछ हुआ है। इसमें फंक्शंस हो रहे सब हो रहे, फिर एग्जीबिशन के ऊपर क्यों ये आ गया है? मुल्क की पहली मुस्लिम खातून टीचर फातिमा शेख का आज यौम पैदाइश है। इस हवाले से गूगल ने खराज अक़ीदत पेश करते हुए फातिमा शेख के नाम डूडल बनाया। वाज़ेह हो कि मुस्लिम ख़वातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मकाम फातिमा शेख का है, जिसे तारीख़ फरामोश कर चुकी है। फातिमा शेख एक हिंदुस्तानी मौल्लिमा और मशहूर समाजी मुस्लिह ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले की साथी थी। यूं तो फातिमा शेख की पैदाइश की कोई सही रिवायत नहीं मिलती, मगर बताया जाता है कि तकरीबन 200 साल पहले उनकी पैदाइश हुई थी। कहा यह भी जाता है कि फातिमा शेख आज ही की तारीख यानी 9 जनवरी को पैदा हुई थी। तारीख में जहां एक तरफ पहला स्कूल खोलने का सहरा ज्योतिबा फूले को जाता है, तो वहीं पहली मुअल्लिमा बनने का शरफ फातिमा शेख को हासिल है। मुस्लिम ख्वातीन की फहरिस्त में सबसे पहला मकाम फातिमा शेख का है। जब सावित्री बा फूले को इस्लाही मंसूबों की वजह से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तब वो फातिमा ही थीं जिन्होंने सावित्री को अपने घर में पनाह दी थी। वो जदीद हिंदुस्तान की अव्वलीन मुस्लिम मुअल्लिमात में से एक हैं। उन्होंने फूले के स्कूल में दलित बच्चों को तालीम दी। ज्योतिबा फूले और सावित्री बा फूले ने फातिमा के साथ मिलकर निचले तबके में तालीम को आम करने का बेड़ा उठाया था। उनके इस कदम से नाराज मकामी अफराद ने उन्हें डराया और धमकियां दी, लेकिन इन दोनों ख्वातीन ने अपने कदम कभी पीछे नहीं खींचे। उनके इस आज़्म ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया, और ऐसे वक्त में फातिमा शेख आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गईं और सावित्री बा फूले की हर मुमकिन मदद की। सन 1848 में उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर में एक स्कूल खुल गया, जिससे जदीद हिंदुस्तान में दबे कुचले और गरीबों की तालीम और तरबियत का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हुआ। यही वजह है कि गूगल ने खिराज अकीदत के तौर पर आज फातिमा शेख का डूडल पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कोई भी इदारा हो अपना यौम तासीस जरूर याद रखता है और इस दिन जलसा व तकारीब का एहतमाम भी करता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया असातिज़ा और तलबा को AMU को वजूद में लाने वाला मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का यौम तासीस याद नहीं रहता। इस बाबत जब तलबा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हम अपने बुजुर्गों की तारीख को फरामोश करते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वजूद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से ही है और कॉलेज का संग बुनियाद 8 जनवरी 1877 को रखा गया था, लेकिन इस दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी भी कोई तकरीब या जलसे का इनकाद तक
नहीं किया जाता। ये बड़े अफसोस की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट ही नहीं किया जाता है। आज के दिन फाउंडेशन रखा गया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, और जो वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा। सर सैयद ख़ुद मौजूद थे, और जहाँ तक मुझे पता है शायद उनकी वसीयत भी थी कि फाउंडेशन डे मनाया जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। लेकिन अफसोस की बात है कि ना AMU एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही स्टूडेंट को ये पता है कि आज फाउंडेशन डे है, और पता भी है तो उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं है। हालांकि होना चाहिए, जिस तरीके से हम सर सैयद डे सेलिब्रेट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे भी होना चाहिए। सिर्फ सेंचुरी और 22 सेंचुरी सेलिब्रेशन नहीं, फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 25वां यौम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोफेसर ऐनुल हसन की सदारत में ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आला तालीम में मुसलमान कहाँ पीछे रह गए के उन्वान से मुनक्किदा प्रोग्राम में मुमताज़ माहिर माशियात व साबिक़ सदर नशीन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने ऑनलाइन शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी पर चौंका देने वाले इंकशाफात किए। प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के आला तालीम की मजमूई शरह सिर्फ 16.6% है। प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने नेशनल सैंपल सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि 70% मुसलमान माली मजबूरियों के सबब तालीम तर्क करने पर मजबूर हैं। प्रोफेसर थोराट ने आला तालीम के शोबे में मुसलमानों के तनासब में बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर जारहाना और तरक्की पसंदाना पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। Access to higher education to social group, weaker section, including minorities. I have used the latest data on education, that is 2017 and 18. Now let us look at the status of higher education, educational attainment among the Muslim in 2017. Now the educational development of any community is measured by what is called attainment ratio or enrollment ratio or gross enrollment ratio. We normally take the number of the students in the age group of 23 who are attending higher education institution, who are registering higher education, as a ratio to the population in that age group. That if there are certain number of youth in the age group of 18 to 23, how many of them are into the higher education institutions? Most important thing is to cater to the needs and the requirements of a relatively economically worse off section of the Muslim society and other society. Give them the vocational education and thereby improve their employability so that they can improve in their life. We are trying our best that there should not be any dropout, and each and every student who enrolls here ultimately gets a degree and then fetch the water. So on the other hand, we are also trying our level best to provide them opportunity to get a job in some place in private sector, in government sector and other sectors. But yes, what you have suggested, हमारी ये यूनिवर्सिटी 24 साल अपने क़याम के तकमील करते हुए 25वें साल में कदम रख चुकी है, और आज का ये दिन 25वां यौम तासीस है। और इस दिन की अहमियत यूं ही इस दिन की अहमियत में इस तरह भी इजाफ़ा हुआ है कि हमारे दरमियान में हिंदुस्तान की एक मशहूर हस्ती जिनका नाम प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब है, जो कि इस यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर की हैसियत से हाल ही में अपने खिदमात का जायज़ा लिया है और इब्तिदा से ही इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के काम में जुड़े हुए हैं। तो गोया इस तरह आज का दिन खुसूसी अहमियत का हामिल है। मुल्क में अपने इदारों का क़याम और एक ख़ास फीचर के स्कूल एजुकेशन को भी साथ में जोड़ते हुए पीजी और रिसर्च के प्रोग्राम्स उर्दू ज़रिए तालीम से चलाना, और ख़ास बात यह कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना।
یہ وہ مینڈیٹ ہے جس کے تحت یونیورسٹی کا قیام آج سے 24-25 برس پہلے عمل میں آیا تھا۔ کرنول کے سید نور اللہ قادری کو آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اپنے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد وہ آبائی مقام پہنچے، جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ مقامی رکن اسمبلی حفیظ خان کے ہمراہ نومنتخب ڈائریکٹر و دیگر نے سید شاہ معصوم بادشاہ قادری کی مزار پر چادر پیش کی۔ حفیظ خان نے نومنتخبہ ڈائریکٹر سے اردو زبان کی ترقی کی امید ظاہر کی۔ ہمارے وائسر کانگریس پارٹی کے سینئر قائد سید نور اللہ قادری صاحب کو جو ہے اردو اکیڈمی کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ اس کے لیے جو ہے استقبال لیا، ریلی، اور اس کے بعد میں حضرت معصوم بادشاہ درگاہ کی زیارت، اور اس کے بعد میں حضرت یعقوب بادشاہ درگاہ میں جو ہے حضرت کی زیارت کر کے ان کی گل پوشی کر کے ان کی خدمات کو جو ہے سب لوگ خوشی اپنی ظاہر کرے اور ان کی خدمات کو بھی یاد کرے۔ تو کرنول میں سے جو زیادہ تر اردو زبان جو ہے بات کی جاتی، اور اردو یونیورسٹی بھی یہیں پر ہے، تو یہاں سے اردو ڈائریکٹر کو جو ہے نامینیٹ ہونا اسٹیٹ لیول پہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیئرمین ندیم صاحب کو اور سارے ڈائریکٹرز کو، اور خصوصاً ہمارے کرنول کے ڈائریکٹر سید نور اللہ قادری صاحب کو۔ حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے ایوارڈ حاصل کردہ صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ کرنول کے ڈاکٹر عبدالحق اردو اسکول میں منعقدہ طرحی مشاعرے کے دوران تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ بزم اردو کے جانب سے منعقدہ مشاعرے کی صدارت عظمت علی کڑپوی نے کی۔ سید خادم رسول عینی مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے۔ عبدالجلیل ارم نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ سمیع اللہ عطا کوثر قادری، عبدالجلیل ارم، بشیر احمد تابش، خادم رسول عینی کے علاوہ عظمت علی کڑپوی نے اپنے کلام کے ذریعے سامعین کو محسوس کیا۔ مشاعرے میں سرکردہ شخصیات و دیگر نے شرکت کی۔ لے کے ہم بیٹھے ہیں محشر میں، شفاعت کی امید ہے، لے کے ہم بیٹھے ہیں محشر میں، ہمارا مزرع ایقاں نہ سوکھے یا رسول اللہ۔ خبر مجھ کو نہ تھی کیا ہو گیا ہے، ہوا کیسی چلی کیا ہو گیا ہے، میرا دیوان عشق درد و عظمت، میرا دیوان عشق درد عظمت جو دیمک چاٹ لی، جو دیمک چاٹ لی، کیا ہو گیا، کیوں یہ بے وقت کھلی، کیا ہو گیا ہے، زباں تو گنگ تھی یہاں پھر بھی، زباں تو گنگ تھی یہاں پھر بھی، عدو کی آگ لگی کیا ہو گیا ہے، ایمان و یقین کے خزانے کے باوجود، ایمان و یقین کے خزانے کے باوجود امت کی بے بسی کیا ہو، میں اس کی غریب بارہا جاتا ہی رہوں گا، ہر بار میرا یاد، ہر بار میرا یاد نظر کچی دیواروں بوسیدہ چھت کے تلے، کچی دیواروں بوسیدہ چھت کے تلے، ہم نے دیکھے ہیں دل کے سکندر بڑے، اور لاکھ خنجر سہی دل کی دیوار پر، لاکھ خنجر سہی دل کی دیوار پر، مصلحت ہی سہی آؤ ملیں گلے، آؤ ملیں گلے، رحمت للعالمین میرے نبی، رحمت للعالمین میرے نبی، بولتا خود ہے خدایا مصطفیٰ۔ ندیوں میں غوطہ لگاؤ گے کب تک، ندیوں میں غوطہ لگاؤ گے کب تک، میری جان لطف سمندر بھی دیکھو، میری جان لطف سمندر بھی دیکھو۔ راجوری ضلع کے ایک نوجوان اردو شاعر عمر فرحت کو باوقار ساہتیہ اکیڈمی یووا پرسکار سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں ان کی اردو شاعری کے مجموعے زمیں زاد کے لیے دیا گیا ہے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فرحت اردو زبان کے ایک ادبی جریدے تفہیم کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ نیوز 18 سے گفتگو کرتے ہوئے فرحت نے کہا کہ ان کا مقصد ہے کہ پیر پنچال ریجن میں اردو زبان مزید ترقی کرے۔ انہیں کم عمری سے ہی لکھنے سے دلچسپی رہی ہے۔ وہ اردو زبان میں 3 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ عمر فرحت کے گھر والوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایل جی منوج سنہا نے بھی ٹویٹ کے ذریعے انہیں مبارکباد پیش کی۔ یووا پرسکار ہے اور یہ مجھے میری کتاب ہے پوئٹری کی زمیں ذات،
اس پر ملا ہے اردو میں. اور بڑی بات یہ ہے سر کہ ہمارے یہاں یوٹی جموں کشمیر میں یہ پہلا ساہتیہ اکیڈمی اردو میں ایوارڈ ملا ہے. سر بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ایک خوشی تو یہ ہے کہ بہت کم عمر میں اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا, اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر میں میں ہی سب سے پہلا شاعر یا ادیب ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے اردو میں. میری یہی سوچ ہے, میرا یہی مقصد ہے کہ میں اچھے سے اچھا لکھوں, اچھے سے اچھا تاکہ لوگوں تک پہنچاؤں, اور اپنے اس خطہ پیر پنچال میں ایک اردو کا ایک ایسا کام کروں تاکہ یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ آئندہ بھی یاد رکھیں. جو ہے فیملی بھی جو ہے سپورٹ میں تھی, اس کے ٹچ میں رہی کہ تاکہ چلو اس کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہ آئے. لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس قابل بنایا کہ آج اس کو جو ہے اس خوبصورت ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے. اور میں ایل جی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایل جی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر کے مبارکباد دی, میرے چھوٹے بھائی کو بائی نیم انہوں نے مبارکباد دی. شمال سے لے کر جنوب تک مختلف شہروں کے نام الگ الگ وجوہات سے تبدیل کیے جاتے رہے ہیں. 2 سال قبل حیدرآباد میونسپل انتخابات کے دوران اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے اس شہر کے بھاگیہ نگر کرنے کے حق میں آواز اٹھائی, لیکن تاریخ داں, محققین اور جہدکاروں نے مختلف حوالوں سے دعویٰ کیا کہ چار مینار کے شہر کو حیدرآباد ہی کے نام سے بسایا گیا تھا. اس کا پہلے کبھی کوئی اور نام نہیں تھا. پیش جائزہ لیتی ایک رپورٹ. دکن ہیریٹیج ٹرسٹ نے تاریخی شہر حیدرآباد کے نام یا کسی حیثیت کو تبدیل کرنے کی سخت مخالفت کی ہے. کوئی ایک ڈاکومنٹ میں, پرشین ڈاکومنٹ میں, عربک ڈاکومنٹ میں, مغلز ڈاکومنٹ میں اور قطب شاہی ڈاکومنٹ میں کہاں بھی بھاگیہ نگر بول کے نہیں ہے. کہاں بھی پورا ڈاکومنٹس میں حیدرآباد شہر, حیدرآباد کیپٹل بول کے ہے. چوتھے حاکم قلی قطب شاہ نے 1590 سال میں چار مینار کی تعمیر کر کے حیدرآباد کو بسانے کا آغاز کیا. پھر بادشاہی عاشور خانہ, چار کمان, جامع مسجد اور خداداد مسجد تعمیر کی گئی. یہ افسانے کو بعض وقت خصوصاً آزادی کے بعد قومی یکجہتی کے طور پر کہ لوگوں میں ہم آچھی ہو, ہم آہنگی ہو, ایسا اس کا تھوڑا سا اس کو ہوا دی گئی, مگر یہ ہوا دینا آج جو ہے مضر ہو گیا. غیر ذمہ داری کی حرکت تھی وہ زمانے کے لحاظ سے, اور بعد میں لوگوں نے اپنی سیاسی روٹیاں جو ہے سیکنے کے لیے اس بات کو اور زیادہ ہوا دی. لیکن ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمارا یہ شہر انتہائی خوبصورت شہر اور انتہائی محبت اور امن و آچھی کا شہر جو رہا ہے ہمیشہ, وہ شہر ویسا ہی رہے ہمیشہ, اور اس شہر کو کی سیاسی سماجی حیثیت کو بگاڑنے کی کوشش نہ کی جائے. دکن ہیریٹیج ٹرسٹ نے 1603 بمطابق 1012 ہجری سن کا ایک سکہ پیش کیا جس پر دارالسلطنت حیدرآباد کندہ کیا گیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی 431 سالہ طویل تاریخ میں اس کو کبھی کسی اور نام سے جانا ہی نہیں گیا. شہر کے لوگ خوش ہیں جو نام ہے حیدرآباد سے, تو آپ کیوں بدلنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ریزن تو بتائیے. جی جب ریزن ہی نہیں ہے تو کیا آپ نے اور دوسری کھڑی کر دی ہے فالس ہسٹری کہ شہر کا نام اور کچھ تھا, بھاگیہ تھا یا بھاگ نگر تھا کیا؟ نہیں تھا. ایسے ہیں کہ جو فرینچ ٹریولرز وغیرہ آئے تھے انہوں نے بولا تھا اس کا نام بھاگ نگر ہے, کیونکہ بھاگیہ نہیں, وہ ڈسٹارٹ ہو گئے, بھاگ نگر سے بھاگیہ نگر ہو گئے, کیونکہ شہر میں بہت سارے باغ تھے ان ٹائم میں آئے. چار مینار جس آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی زیر سرپرستی ہے, اس نے 3 دسمبر 2012 کو شہر کے مسعود کی RTI کے جواب میں جنوب مشرقی مینار پر موجودہ مندر کے وجود کو ناجائز و غیر قانونی قرار دے چکا ہے. پانڈو رنگا ریڈی کی RTI میں بھاگیہ لکشمی نامی کسی دیوی یا مندر کے وجود سے انکار درج ہے. بیورو رپورٹ, نیوز 18 اردو. خاص بات انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. آداب.